back to my channel. So in today's video हम पढ़ने जा रहे हैं chemical control and coordination. तो शुरू करते हैं गाइस विद दिस चैप्टर। तो सबसे पहली जो चीज हमको समझनी है वो है कि यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो लेट मी शो यू माय प्रिटी नोट्स और उन प्रिटी नोट्स से हम पढ़ेंगे, देन वी विल रीड एनसीईआरटी। ओके, नाउ सबसे पहली चीज आती है हमारे पास केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन में, दैट इज कि हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये जो सिस्टम होता है, ये दो दो सिस्टम कंट्रोल करते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा इसको ना ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ। नाउ आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है। तो एक हमारा होता है न्यूरल सिस्टम, एक हमारा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो अगर हम न्यूरल सिस्टम की बात करें तो जो न्यूरल सिस्टम में जो कंट्रोल एंड क्या बोलती हूँ मैं कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन या फिर जो इंटीग्रेशन होता है वो एक रैपिड और फास्ट प्रोसेस होता है। यानी कि यहाँ पे बहुत ही रैपिडली जो है, जो भी स्टिमुलस आता है या जो भी एक्शन हमको परफॉर्म करना होता है, उसके लिए जो एक्शन जो होता है ना बहुत ही जल्दी एक्ट करता है इन न्यूरल सिस्टम। वहीं पे जो एंडोक्राइन सिस्टम है वहां पे स्लो प्रोसेस होता है। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स इन्वॉल्व करता है, इसलिए इट इज कंसिडर्ड एज अ स्लो प्रोसेस। बिकॉज देखो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हार्मोन्स लाएगा, फिर इन हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर ब्लड में ये घुसेगा, फिर ब्लड से अलग अलग टारगेट साइट्स में जाएगा, बहुत माथापच्ची करना पड़ेगा उसको। So that's why it is in long term process also and slow process है। हॉर्मोन्स आर इंक्लूडेड, ब्लड स्ट्रीम में घोल देते हैं हॉर्मोन्स को एंड उससे सारा प्रोसेस होता है। यहाँ पे नर्व इम्पल्स के थ्रू ऐड होता है, क्योंकि हमको पता है भाई हमारी बॉडी में जो है वो पूरे में ऐसे जाल फैला हुआ है नर्व्स का। तो हम जैसे ही हमारे पास एक्शन आता है हम जल्दी से तुरंत वर्क करते हैं, ना कि हम ऐसा करते हैं कि हम ना गरम ऐसे ना गैस जल रही है और गैस जल रही है उसके ऊपर हमने क्या कर लिया, अपना हाथ ऐसे रखा हुआ है, तो आप ना आराम से ना ऐसे मजा आ रहा है आपको जलने में, है ना। नहीं होता ना, जैसे ही आप उसके ऊपर रखोगे थोड़ी सी आंच आई वैसे ही हाथ हटा लेते हो, बिकॉज न्यूरल सिस्टम इज वेरी fast process. Yes guys, now the first most thing which come is what does this hormone mean। जब से हम हार्मोन कर रहे हैं हार्मोन की इतनी बेइज्जती कर दी है हमने कि बेचारा वो बोल रहा है कि मुझे इज्जत कब दोगे आप लोग। तो हार्मोन्स की बात करें, अगर सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड, अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी मैसेंजर्स होते हैं। यानी कि ये मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन सेंड करना, ये सारे फंक्शंस हमारे बब्बू कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। क्या होते हैं ये, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। कौन बच्चे, हमारी हार्मोन, ठीक है। हमारी जो हार्मोनी है वो केमिकल मैसेंजर होती है रे बाबा। अब हार्मोन प्रोटीन भी हो सकते हैं, लिपिड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं इन देयर बायोमोलिक्यूल बिहेवियर, ठीक है ना। या ये तो फैट सॉल्यूबल हो जाए या वाटर सॉल्यूबल हो जाए, कुछ भी हो सकते हैं। तो दीज आर आवर हार्मोन्स। ना ये तो आपने बकवास कर दी कि हार्मोन केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, लेकिन ये तो बताओ कि हार्मोन होते क्या हैं। हमने ये थोड़ी पूछा कि उनको क्या कहते हैं, हमने तो पूछा हार्मोन क्या होते हैं। तो देखो हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं बच्चों, उसकी दो तरीके की डेफिनेशन एनसीईआरटी लिखती है। एक तो लिखती है वो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, और एक लिखती है अपने पास मॉडर्न डेफिनेशन या फिर साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। सो अगर हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन की बात करें तो वो हमसे कहता है कि जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अब शब्द
का मतलब समझना पड़ेगा कि आखिर ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। तो देखो बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा डक्टलेस ग्लैंड होता है, डक्टलेस ग्लैंड होता है। कैसे ग्लैंड होता है? डक्टलेस ग्लैंड होता है, यानी कि इनके पास कोई डक्ट नहीं होती है, डायरेक्ट ही सिक्रीशन कर देते हैं हॉर्मोन्स का उनके टारगेट साइट पर, ठीक है ना, उनके target site per, so they do not have a specific duct for sending the hormones to a particular साइट और द टारगेट साइट। ओके, सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं अपने पास? एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने पास होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, और इन्हीं डक्टलेस ग्लैंड्स में क्या होता है? हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं एंड दे आर रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट साइट। Now, our modern definition says कि modern definition हमसे क्या कहती है कि हॉर्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि इनमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है, नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। एंड दिस इज एन वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो कि इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं। इंटरसेल्यूलर यानी कि ये एक सेल में जाके, एक सेल के अंदर हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, ना कि बाहर। तो इंटरसेल्युलर का मतलब हो गया कि एक सेल के अंदर जो है ये मैसेजेस को पहुंचाते हैं, और ट्रेस अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट यानी कि बहुत ही थोड़े अमाउंट में हम हॉर्मोन्स को एक पर्टिकुलर साइट पर सिक्रीट करते हैं, क्योंकि वही बहुत ज्यादा हो जाता है एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक टारगेट साइट में। दूधू भैया, तू ही गेट बंद कर दे, कर ही नहीं रही। सिक्रीटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड, ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड ही हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती है। अब पॉइंट ये आता है अनऑर्गेनाइज्ड भी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सिक्रीट करती हैं, बट क्योंकि उनका फंक्शन मेन कुछ और होता है, लेकिन कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तो वो अदर सिक्रीशंस भी करने लगते हैं, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड या फिर नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम ले देते हैं, ठीक है। अब अपने पास आता है हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, ना ही यूजेबल होते हैं, रीयूजेबल, यानी कि अगर हमने एक हार्मोन को एक बार यूज कर लिया देन वी कैन नॉट यूज इट अगेन, हम उसको बार यूज नहीं कर सकते। एक बार यूज हुआ, वी कैन नॉट स्टोर इन अवर बॉडी, उसने अपना फंक्शन किया, वो भाड़ में गया, ठीक है, पूरी तरीके से यूज हो जाएगा, वो रीयूजेबल नहीं है, ठीक है। नाउ द मेन पॉइंट जो हमारे डिफरेंस, हम जो 3 चैप्टर से यही करते आ रहे हैं कि जो हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है इन वर्टिब्रेट्स में, या फिर जो छोटू छोटू से बच्चे बच्चे जो हमारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सिंपल हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उनसे सारे फंक्शंस परफॉर्म हो जाते हैं। बट इन हायर एनिमल इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एंड उसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम हम कह देते हैं। शायद मैंने पीडीएफ तो बनाई थी यार, मुझे गुस्सा आती है बहुत ज्यादा सच में। तुम समझो यार, तुम समझो, तुम समझते ही तो नहीं हो मेरी बात यार। शायद बनी होगी, एक तो टेढ़ा आता है, मुझे और गुस्सा आती है। जी का है। प्लीज रुकना, प्लीज मेरे को ये कर लेने दो बच्चा ही, प्लीज। ओके। लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, साथ जग लगता है दूर, रे मना दिल है मेरा बेकसूर, ऐसे कोई माना दिल है मेरा है कसूर,
ऐसे कोई भी न होवे मजबूर। हो टूटा है जो हो टूटा है जो जुड़ जाएगा। मना दिल है मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी न हुए मजबूर। 2 मिनट प्लीज, आई एम वेस्टिंग योर टाइम, आई नो। सभी ऐसा कर लिया यार, रुको बस 2 मिनट जल्दी जल्दी कर देती हूँ। एक तो सेट करने को आ रहा है फालतू बकवास। फिर से देखना पड़ेगा। क्या बदतमीजी वाले एड हैं यार। ओके, नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट चीज, सर दुखने लगा मेरा। अब हम पढ़ने वाले हैं ग्लैंड्स के बारे में। तो देखो 3 तरीके के ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अगर मैं बात करूं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो दे आर द डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड की बात कर लेते हैं। फिर हमारे आ जाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, थूक जो है वो आपका बाहर आता है ना बच्चों, वो बाहर आता है ना, ऐसे समझ लो ना, तुम पसीना भी तो बाहर दिखता है ना। कभी व्हाइट शर्ट पहन लो तो ऐसा पूरा पसीना ही पसीना हो जाता है बाबा उसमें तो। मेमोरी ग्लैंड, मिल्क इजेक्शन, वो भी हमको बाहर ही आउटसाइड ही तो देखने को मिलता है, ठीक है। हेट्रोक्लाइन ग्लैंड्स में गोनाड्स एंड अपने पेनक्रियाज आ जाते हैं। गोनाड्स में सेक्स ऑर्गन्स आ जाते हैं अपने मेल एंड फीमेल्स के पास, ठीक है। दीज आर अवर हेट्रोक्लाइन ग्लैंड्स एंड दिस यू हैव टू रिमेम्बर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने याद नहीं रखा तो आपके 4 मार्क्स तो गए समझ लो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट ऑल्सो, ओके। नाउ अब अपने पास आता है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। अगर हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो इंक्लूड करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सेल्स और टिश्यूज जो कि सिंथेसाइज या फिर सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स को। यानी कि हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, वो इन्वॉल्व करते हैं क्या, एक तो वो इन्वॉल्व करते हैं अपने पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर ऐसे सेल्स और टिश्यूज जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट या फिर सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स आर सिक्रीटेड आइदर बाय ऑर्गेनाइज्ड
या फिर अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स में शायद मुझे इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करना पड़े बिकॉज किसी का कॉल आ रहा है, अगर वो दोबारा आया तो फिर मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, सो देखते हैं फिर क्या होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड में हमारे पास आ जाता है ओनली हार्मोन सिक्रीशन, जैसे कि पैनक्रियाज हो गया, पिट्यूटरी हो गया, पीनियल हो गया, ये सब अपने पास कहाँ पे आ जाएंगे, ओनली हार्मोन सिक्रीट करते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइज्ड में हम उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को या उन सेल्स या टिश्यूज को हम यहाँ पे ऐड करते हैं बच्चों, जो कि सिर्फ और सिर्फ हार्मोन को सिक्रीट करेंगे, ना कि दे आर परफॉर्मिंग एनी अदर फंक्शन। वहीं पर अनऑर्गेनाइज्ड में हम किनको इंक्लूड कर लेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड में हम उनको इंक्लूड कर लेंगे जो कि हार्मोनल सिक्रीशन में तो इन्वॉल्व हैं बट दे आर परफॉर्मिंग अनदर फंक्शंस आल्सो, लाइक हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गए, दीज ऑल। ठीक है, ये सब अपने आ जाएंगे। ठीक है, नाउ अब अपने पास जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अपने पास जाते हैं, ये सब आपको याद रखना है, पिट्यूटरी, पीनियल, ये फिर दोनों ब्रेन के पार्ट हैं, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस चेस्ट रीजन के पास होता है, पेनक्रियास, एड्रीनल ग्लैंड्स, गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस जो कि पोजीशन्ड होता है एट द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लम ऑफ फोरब्रेन। अब हाइपोथैलेमस को शुरू करने से पहले उसकी पिछली जो पहले की जो एनसीईआरटी है, लेट मी रीड करा देती हूँ मैं उसको आपको। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने यही तो पढ़ा कि जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो लैक करते हैं डक्ट्स, इसलिए उनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। उनके सिक्रीशन को हम हार्मोन्स कहते हैं। अपने पास जो क्लासिकल डेफिनेशन आती है हार्मोन्स की, वो ये होती है कि हमारे जो केमिकल्स होते हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि जो हार्मोन जो होते हैं ना, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो रिलीज करती हैं ब्लड में, एंड वो ट्रांसपोर्ट होता है टू डिस्टेंस लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। और फिर हमारी जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो हमसे क्या कहती है, साइंटिफिक डेफिनेशन जो होती है हार्मोन्स की, वो हमसे कहती हैं कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना, हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं, एंड ये हम ट्रेस अमाउंट में यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में जो है हार्मोन्स को सिक्रीट किया जाता है। वहीं पर जो हमारी जो न्यू डेफिनेशन है, ठीक है, ये सारे सारे बेसिस कवर कर लेती है, बट जो ओल्ड वन थी वो इतना अच्छे से हमको क्लैरिफाई नहीं कर पा रही थी विद द स्टेटमेंट कि हार्मोन्स होते क्या हैं। नाउ इनवर्टिब्रेट, जैसे कि हमने बात करा कि इनवर्टिब्रेट पोजेस करते हैं वेरी सिंपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, उनके पास एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो कि फ्यू हार्मोन सिक्रीट करता है। वेयरएस अगर हम अपनी ह्यूमंस की बात करें तो वी हैव स्पेसिफिक ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जाता है पिट्यूटरी, पीनियल, थाइमस, ये अपना थाइमस है, पैराथायरॉइड, थायराइड, pancreas, adrenal, gonads, testes और ovary, testes in male and ovary in female। तो सबसे पहले if we talk about the endocrine gland, then endocrine gland जो होते हैं ये डिफरेंट सेल्स जो होते हैं, इन सबको मिला के हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एंड कुछ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स या फिर टिश्यूज जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। इन दोनों को साथ में मिला के हम ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड में नाम देते हैं। तो ये वही लिखे हैं जो हमने यहाँ पे इसमें मार्क किए थे। फिर इनके अलावा ये थे हमारे ये वाले जो एग्जाम्पल थे ये थे ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, और ये वाले जो ग्लैंड्स के नाम है लिवर, किडनी, हार्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये सब अपने अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस को। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लम पे मिलता है। डायनसेफ्लम हमारा सबसे पहला आता है एपिथैलेमस,
फिर आता है थैलेमस और फिर आता है हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस सिचुएटेड होता है। ये जो होता है वाइड स्पेक्ट्रम जो होते हैं बॉडी फंक्शन जो होते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इनके पास जो होते हैं कुछ न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। अब ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये सिंथेसिस और सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन या पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन और सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं। अब हमारा जो ये है हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली दो प्रकार के हॉर्मोन्स को रिलीज करके कंट्रोल करता है। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। जो रिलीजिंग हार्मोन होता है ये स्टिमुलेट करवाता है सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, वहीं पर जो इनहिबिटरी हार्मोन होता है वो इनहिबिट कराता है सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। फिर जैसे कि हमारे अभी इसके एग्जांपल हम नहीं पढ़ेंगे। हमारी जो ये अभी बताती हूँ। देखो, हमारी जो पिट्यूटरी होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं। पिट्यूटरी को हम वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं दीदी? बताती हूँ। वेट फॉर अ व्हाइल गाइस, वेट फॉर अ व्हाइल, आई एम कमिंग विथ यू माय भाईस। एकदम ऐसे समझा दूंगी ना, बिल्कुल चिकना कर दूंगी तुमको मैं इस कंसेप्ट में, यू नो। क्यों क्यों कैसे कट गई? कैसे कट गई? पापा की मेहरबानी है ना, जो ले तेज करा के ले जाएंगे। कट गई उंगली, तुम काट दी। मेरे को लगा पूरी कट गई। ठीक है, अजय साथ आठ भी था आठ नहीं तो छह खाना बना दे भाई, छोटी है ना। देखो, अब अपने पास आती है पिट्यूटरी। देखो, अगर हम पिट्यूटरी की बात करें तो पिट्यूटरी को हम बोलते हैं क्या? पिट्यूटरी को हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं पिट्यूटरी को? पिट्यूटरी को बोलते हैं हाइपो हाइपो पिट्यूटरी को हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। ठीक है। पिट्यूटरी के पास दो लोब्स होते हैं, दो स्ट्रक्चर्स हम कह सकते हैं। एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो, और एक होता है न्यूरो अयो पाइसिस। एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है इसको हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। इसको हम कहते हैं आगे तोड़ देंगे तो अभी रिटर्न पे ना तोड़ देंगे तो रिटर्न दो गिरे कलर में थी।
ठीक है, तो हमारे एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी और न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब जो हमारी एडिनो हाइपोफाइसिस होते हैं उसकी जो उसमें जो हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है वो इनडायरेक्ट कंट्रोल में होता है हाइपोथैलेमस के, यानी कि इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। और ये होते हैं बच्चों डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हमारे जो एडिनो हाइपोफाइसिस होते हैं दे आर इन इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, यानी कि यहाँ पर जो सिक्रीशन होता है हॉर्मोन्स का, जो हाँ यहाँ पर जो है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, एक और चीज लिख देती हूँ, सिक्रीशन एंड सिंथेसिस इज डन बाय एडिनो हाइपोफाइसिस। यहाँ पर जो एडिनो हाइपोफाइसिस है वो खुद ही हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है एंड खुद ही सिंथेसिस करता है। बस यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पर हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम इन्वॉल्व होता है। कौन सा सिस्टम? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जो कि क्या करता है, बस हाइपोथैलेमस से सिग्नल आता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो सिंथेसाइज करती है हार्मोन्स को एंड देन वो सिक्रीट करती है हार्मोन्स को। ठीक है, देन अपने पास जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस डायरेक्ट कंट्रोल में होता है हाइपोथैलेमस का। न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो से याद करो नल्ला हाइपोफाइसिस, कुछ नहीं करता है, बैठे बैठे बस इसको बोलोगे। अगर इसको आप जैसे वो नहीं होते कुछ लोग की आप बोलते हो कि थोड़ा सा प्लीज ये थोड़ा सा काम कर दो, तो बोलता है ठीक है तुम सब कुछ ले आओ, मैं यहीं पे बैठे बैठे कर दूंगा। तो वैसे ही न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस खुद से कोई काम नहीं करता है, ये डायरेक्ट कंट्रोल में होता है हाइपोथैलेमस के। यहाँ पर क्या होता है, एक्सॉन्स की मदद पे जो हाइपोथैलेमस होता है वो हार्मोन्स को सिंथेसाइज करके दे देता है, बनाकर हार्मोन्स को बनाकर न्यूरो हाइपोफाइसिस के पास भेज देता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, सिक्रीशन करता है हार्मोन्स का, सिर्फ और सिर्फ सिक्रीशन करता है हार्मोन्स का, और कुछ भी नहीं बनाता भी नहीं है। इतना नल्ला आदमी है ये, सोचो आप खुद सोचो, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? अब मैं उसका डायग्राम भी आपको दिखा देती हूँ, है ना? आपको मैं डायग्राम दिखा देती हूँ। मेरे को ये ना ये पिट्यूटरी के साथ पढ़ाना था, इसलिए आई जस्ट एस्केप दैट टॉपिक। तो यहाँ देखो, यहाँ पे अपने पास ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, जिसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, लेकिन उन्होंने डायग्राम पे नहीं दिखाया। तो ये जो स्टॉक लाइक अब जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, इसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज अवर एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दिस इज अवर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या है, यहाँ से हाइपोथैलेमस सिग्नल्स भेजेगा, तो हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज होंगे एक्सॉन के टर्मिनल पर, एंड पर, और यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे एंड फिर बस उसका सिक्रीशन का काम रहेगा। वहीं जो अपने पास एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें पूरा हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जो कि क्या करता है, जो कि सिर्फ सिग्नल भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करती है उस पर्टिकुलर हार्मोन्स का। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई बात? प्लीज आ जानी चाहिए यार, तुमको आती क्यों नहीं है? ठीक है, आ गई ना? ओके, अब देखो हमारे पास जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है ना, इट कंसिस्ट ऑफ मिडिल लोब ऑल्सो, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ मिडिल लोब। मिडिल लोब कंसिस्ट करता है, लेकिन हमारे जो ह्यूमंस होते हैं उसमें जो मिडिल लोब हो जाती है, ये मर्ज हो जाती है, तो हमको देखने को नहीं मिलती। Adenohypophysis consists of two portion, pars distalis और pars intermedia.
जो पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया होते हैं ह्यूमंस के केस में, ये मर्ज हो जाते हैं, इसलिए हमको मिडिल लोब यानी कि ये दोनों मिडिल लोब बनाते हैं और ये हमको देखने को नहीं मिलता है इन ह्यूमंस, ठीक है। भले हम उनको मिला के हम एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, वहीं न्यूरोहाइपोफाइसिस में हम ऐसा कुछ देखते नहीं है, लेकिन न्यूरोहाइपोफाइसिस में भी हम कुछ इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हो गया। द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन, हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है वो भी, ये भी हमारा फोर ब्रेन पर ही लोकेटेड होता है, हाइपोथैलेमस में। बस यहाँ पर ये डिफरेंस आता है कि ये हाइपोथैलेमस एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, सेला टर्सिका एक कैविटी होती है जिसमें हमारा ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे लटका हुआ होता है। देखो, देखिए हाइपोथैलेमस जो कि बेसल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन पर हमको देखने को मिलता है, बहुत सारी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इनके पास कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं जिनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पिट्यूटरी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिलीजिंग टू टाइप्स ऑफ हार्मोन। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। जो रिलीजिंग हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी पर एक्ट करता है जिससे वो दूसरा हार्मोन रिलीज कर सके। ये है सारे हार्मोन अपने हाइपोथैलेमस के, और वहीं पर ये भी अब अपने हाइपोथैलेमस के हैं। पिट्यूटरी में बस डिफरेंस क्या आता है कि देखो, जैसे हाइपोथैलेमस का एक हमारे पास हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, तो ये हमारा हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया। अब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, इस ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगी, ना कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिर्फ हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, मेलेटोनिन सिक्रेटिंग हार्मोन हो गया। हालांकि जो मेलेटोनिन होता है वो एडिनो हाइपोफाइसिस सिक्रीट नहीं करती, वो हमारे जो पार्स डिस्टालिस के जो सेल्स होते हैं यानी कि जो मिडिल लोब के जो सेल्स होते हैं वो इनको सिक्रीट करते हैं, और ये अपने इनहिबिशन वाले में जाते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो डायनसेफ्लम और फोरब्रेन में सिचुएटेड होता है। स्फेनॉइड जो बटरफ्लाई शेप जो हमारा जो बोन होता है जो कि बेस बनाता है हमारे सर का, स्फेनॉइड एंड एथमॉइड, उसमें से जो स्फेनॉइड बोन होता है उसमें एक कैविटी होती है जिसको हम सेला टर्सिका कहते हैं, जहाँ पे हमारे हैंगिंग पोजीशन में पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो लटका हुआ होता है, हैंगिंग विथ हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ एन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज इनफंडिबुलम। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस और एक होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। ये इंक्लूड करता है पास डिस्टालिस एंड पास इंटरमीडिया यानी कि मिडिल लोब, और ये इंक्लूड करता है इनफंडिबुलम एंड पार्स नर्वोसा। हालांकि हमारे ह्यूमंस के केस में ये दोनों मर्ज हो जाते हैं तो हमको मिडिल लोब देखने को नहीं मिलता। ये अपना सिंथेसिस एंड सिक्रीशन कराता है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो सिंथेसिस भी करता है हार्मोन का एंड सिक्रीशन भी करता है, और इसके जो फंक्शंस होते हैं ना ये हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करे जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते हैं हाइपोथैलेमस के, इनडायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं। वहीं पर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो सिर्फ दो तरीके के हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं जो कि न्यूक्लियर बना के देता है डायरेक्टली उनको, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है वासोप्रेसिन, और यहाँ पे हमारे ये सारे हार्मोन्स आ जाएंगे जो कि एडिनोहाइपोफाइसिस रिलीज करेगी। तो एडिनोहाइपोफाइसिस जो होती है एक, छो, छीन, छाल, पांच, छह हार्मोन रिलीज करती है, साथ ही कह लो, और ये हमारे सिर्फ दो हार्मोन रिलीज करती है। हार्मोन्स में सबसे पहले हमारे आते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, पूरी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं।
चाहे वो elongation हो, बोन्स का, कार्टिलेज का फॉर्मेशन हो, कोई अदर टिश्यूज का फॉर्मेशन हो, वो सब हमारा ग्रोथ हार्मोन कराता है। ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का भी ब्रेक डाउन कराते हैं। अगर जो है ग्रोथ हार्मोन का हमारे, या फिर हम कह सकते हैं गड्डी गड्डी, ये सेल्यूलर अपटेक को जो है ग्लूकोज के, उसको बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट बढ़ सकता है और उससे ग्लूकोज का कोई, हमारी जो यूरिन है उसमें ग्लूकोज जो है वो निकल सकता है। अगर 180 mmHg से ज़्यादा आता है तो ग्लूकोज में यूरिया में ग्लूकोज निकलता है, जिससे जो हमारे डायबिटिक पर्सन होते हैं उसमें जो यूरिया जो होती है ना, उसका टेस्ट मीठा होता है। ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपो सिक्रीशन होता है, हाइपो सिक्रीशन यानी कि कम सिक्रीशन होता है, तो ये ड्वार्फिज्म में कॉज करता है, यानी कि ठिगनाया, एक तरीके से हाँ वही होता है। अगर ये बड़ों में होता है तो उसको मिडगट कहते हैं। एक आता है ड्वार्फ, एक आता है हाइपर सिक्रीशन जो कि जाइजेंटिज्म कॉज करता है, जिसमें गोरेला लाइक अपीयरेंस तो खैर हमको तब देखने को मिलता है जब वो इंसान जो होता है ना वो बड़ा हो जाता है, और तब हमको अगर ये इफेक्ट देखने को मिलता है तो उसको हम एक्रोमेगाली कहते हैं। और एक्रोमेगाली में जो पर्सन होता है वो खूंखार गोरिल्ला जैसा दिखता है। वहीं पे छोटे में तो अपन को जाइजेंटिज्म कह देते हैं, जिसमें अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, हर पार्ट्स में जो होती है ना अनइवन ग्रोथ हो जाती है, तो वो इंसान डांस करने लगता है। मुझे ना वाले गाने पे डांस करने का मन कर रहा है, जुल्म कर डालो सितम कर डालो। मैं भी गधी हूँ, खैर कोई बात नहीं। सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिन का मतलब होता है स्टेट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जो होता है, वो जितने भी हमारे ग्रोथ हार्मोन्स फंक्शन करते हैं उनको इनहिबिट करता है, यानी कि इसका उल्टा चलता है भैया। ठीक है, ओके ओके। एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी हमारी माँ है, उसको हमें नहीं छोड़ना है। अपनी माँ को कभी छोड़ते हो क्या? नहीं ना, वैसे इसको नहीं छोड़ना। ओके। ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच जो होता है वो अब नॉर्मल ग्रोथ करवाता है बॉडी का, जिससे जाइजेंटिज्म कॉज होता है। अगर कम सिक्रीशन होता है तो डरफाजी कॉज करता है, डॉर्फिज्म विच इज बच्चों कुछ नहीं होता, ये होता है अपने पास ठिगनू। ठिगनू आपने देखे हैं, ठिगने लोग, वो ठीक है। अब टंग लंग लंग टंग लंग 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 लंग, अगर एडल्ट एज में हम तो दिखने को मिल जाता है क्या? अगर एडल्ट एज में हम तो दिखने तो मिल जाता है हाइपरथिथलीथन और ग्रोथ हार्मोन, देन अपन को एग्रोमेगाली कहते हैं, जिसमें एक जो इंसान होता है वो गोरिल्ला की तरह लगता है। बाबा रे बाबा, देखो तो डर जाओ रे। अगर इसको टाइम से क्योर नहीं करा गया तो वो इंसान की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, हालांकि जो ये वाली जो डिसीज होती है वो इतनी आसानी से हम पहचान नहीं पाते, तो हम उतना बॉदर भी नहीं करते एंड हम डॉक्टर को कंसल्ट भी नहीं करते। एंड जब तक हमें थोड़ा बहुत ऐसा महसूस होता है, थोड़ा ज्ञान वगैरह मिल जाता है ना, हम ऐसे पढ़ने लगते हैं, तो तब हमको इसका पता चलता है। एंड देन जब तक पता चलता है, जब तक हमारी जो होती है ना मृत्यु हो सकती है। ठीक है, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, कोई वॉइस आए तो उसके लिए सो सॉरी। ठीक है, अभी मतलब कोई बोले अगर तो ठीक है, आती हूँ। कुछ बोलते नहीं है, कुछ बोलना ही है। मिल गई हैं? जल्दी काट दो। इसमें रहता है, इसमें का रहता है।
की आवाज चली गई। नहीं है कोई जिम्मेदार लगता उनसे कैसे जाओगे सवालों को जुबानों पर कहा जाओगे चालों को छुपाने को नहीं था कुछ तो फिर बदलाओ दिल्ली में किले में कर दिया अस्पतालों को मना कर दिया प्रेस में गिराई मना कर कर दिया गए थे। और मजे की बात यह है कि लोकसभा चुनाव में से एक साल नहीं हुआ लोकसभा में सब साल थे और विधानसभा आते आते सब एक दूसरे के खिलाफ थे वहीं से एक होगा कि बैठे पर इतना लगातार श्रम जिसको बनाने थे वो पूरा ही व्यर्थ आज सेक्टर को हो गया बोल दिया खालो को ना एकता अखंडता का वो तो पूरा पूरा ब्लॉक सेक्टर को हो गया आजकल के प्यार जैसी होती जा रही है हिंदी बेल हाथ करने वाला पेड़ जब हो गया लोकसभा में तो इन जैसे 7 साल आते ही विधानसभा ब्रेक हो गया बहुत बड़ा बहुत बड़ा बात बहुत बड़ा बात और सर अभी सैम पित्रोदा जी ने एक बयान दिया जिस पर बड़ा विवादित बयान और तुरंत फिर तत्काल प्रभाव से कांग्रेस ने अपना उससे पल्ला झाड़ लिया कि उसका अपना व्यक्तिगत बयान है हमारा से कोई लेना देना नहीं है वहां से एक क्षण अपनों के बयानों से परेशान है कांग्रेस तभी ये पित्रोदा व खड़गे को संभालेंगे कुंभवाद चीन को बनाया विवाद की जमीन अब लगता है कोई नई राह ठानेंगे कांग्रेस का बेड़ा पार करने के चक्कर में कांग्रेस को ही आर पार कर डालेंगे अब अपने बयानों से ये सैनिक चौधरी भी कांग्रेसी सिस्टम में करके ही मानेंगे और सर अभी लेकिन आज किसी का बयान आया आप ये की शपथ कितने दिन बाद और क्या गिनिए वो इस चीज़ के माध्यम से तो फ्री वाले सारे रेवड़ियों के जैसे दावे तो फ्री वाले सारे रेवड़ियों के जैसे दावे काम नहीं आए हैं सत्ता की कोई जाड़ में भला वो दोष नहीं किया ईवीएम को मित्र वैसे उलझा देंगे मशीनी छेड़छाड़ में पार्टी की शपथ से ध्यान को हटाओ वरना हो जाएगा कबाड़ मजे लेने की आड़ में केजरीवाल जी के आगमन हेतु दिनों की गिनती तो शुरू हो गई है तिहाड़ में बहुत बड़ा अरे बढ़िया 5 मिनट ही हो गए है मैं वापस आ गई मैं तेरी हो गई यार सजना हाँ ठीक है ये वाला देख लेना ये पीडीएफ कैसे शेयर करता है थोपड़े में आवाज नहीं बची इसको बाद में पढ़ेंगे इसको पढ़ते हैं देखो गोनाडोट्रोपिन्स जो होते हैं ना ये अपने 2 हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जो कि गोनाड्स पे जाके एक्ट करते हैं मेल में टेस्टिस फीमेल में ओवरी
तो ये दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एक होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब ये फालतू चीजें लिखी होती है सर्टोली सेल्स, लेडिक सेल्स, ये आप 12th में पढ़ेंगे, इसको सिर्फ आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एफएसएच जो होता है मेल में, ये सर्टोली सेल्स पे जाके एक्ट करता है, कोई भी सेल्स है मान लीजिए। अब ये जो सेल्स होते हैं ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को रिलीज करते हैं, जिससे मैच्योरेशन होता है स्पर्म सेल्स का, जो स्पर्म सेल्स बने हैं उनको मैच्योर करने का फैक्टर रिलीज करता है कौन, सर्टोली सेल्स। जब उस पे कौन आता है, एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पर, तो वो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को रिलीज करते हैं, जो कि मैच्योरेशन करवाता है स्पर्म सेल्स का। एलएच से याद रखना, एल से एलएच यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और एल से ही लेडिक सेल्स। तो ये जो एलएच होता है ये एक्ट करता है लेडिक सेल्स पर, एंड्रोजन रिलीज करता है जो कि ग्रुप ऑफ टेस्टोस्टेरोन ही होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स फ्रॉम मेल जर्म सेल। तो मेल जर्म सेल से स्पर्म सेल बनाने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा एलएच करवाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हमारे पास आता है फीमेल में, तो फीमेल में जो एफएसएच होता है ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराता है। पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर टर्शरी फॉलिकल बनता है, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। अब ये बना क्यों, देखो अगर हमारा जो एग होता है जो कि रिलीज होता है हमारा, अगर उस एग को हमारे पास शायद ऐसे ही होता होगा कि मेल अगर जो स्पर्म सेल है, यानी कि अगर ऐसे समझ लो कि सही टाइम पे अगर इसको जैसे कि एग जैसे निकला, वैसे ही अगर उसको सही टाइम पर जो मेल का जो स्पर्म सेल है अगर वो उसके साथ फर्टिलाइजेशन कर लिया है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर कवरिंग बनाना चालू कर देगा एफएसएच। अब ये जो एफएसएच होगा ये पहले तो प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा, फिर सेकेंडरी बनाएगा, फिर टर्शरी बनाएगा, देन फिर ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा। फिर जैसे ही पार्चुरेशन, अब ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया, स्पर्म स्पर्म जो होंगे वो फर्टिलाइज होके उसके बाद ये स्ट्रक्चर बन गया। अब जैसे ही जो होगा अपने पास क्या होगा, जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन यानी कि अपने पास बाहर निकलना, ओव्यूल का यानी कि वो जो एग है उसके अंदर उसके उसको उसका बाहर निकलने के बाद एक फूटा हुआ स्ट्रक्चर अपन को दिखता है, जिसको अपन कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, लोटे जैसा स्ट्रक्चर, कॉर्पस ल्यूटियम, ऐसे याद करने की ट्रिक। कॉर्पस ल्यूटियम अपन को स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, जो कि जब कोई जो विमेन होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके टाइम पर प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन होता है। हाँ, ठीक है। एफएसएच एस्ट्रोजन सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। फिर अपने पास आ जाते हैं एलएच, जो एलएच होते हैं वो ओव्यूलेशन करवाने में हेल्प करते हैं, जहां से प्रोसेस थ्रू विच जो मैच्योर एक्सेल होता है वो रिलीज हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल से, फिर ये प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करवाते हैं। अब आते हैं प्रोलैक्टिन, जो प्रोलैक्टिन होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए, इसलिए हम इनको मेमोट्रॉपिक हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ये दूसरा तो होते हैं ये सिंथेसिस करवाते हैं मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड। अब जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं उसमें ये भी 12th में पढ़ोगे, अब यहाँ ये नहीं लिखा, ये बताती हूँ। हमारा जो मेमोरी ग्लैंड होता है उसमें कुछ एल्वियोलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि लंग्स में एल्वियोलाई होता है, वैसे ही मेमोरी ग्लैंड में एल्वियोलाई होते हैं जो कि मिल्क को क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। अब जो सिंथेसिस होता है इनके अंदर मिल्क का वो प्रोलैक्टिन कराता है, ठीक है। ये जो होता है ये ग्रोथ हार्मोन का जीएनआरएस सॉरी गोनाडोट्रोपिन
रिलीजिंग हार्मोन्स जो होते हैं उनके सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, इसलिए फीडबैक मैकेनिज्म पे भी काम करता है। अब क्योंकि सिंथेसिस करवा रहा है मिल्क का, तो इसको हम लैक्टोजेनिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारे पास आते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, ये पार्स इंटरमीडिया के जो सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अब जो एमएसएच होता है ये एक्ट करता है मेलानोसाइट्स पे, जिससे वो मेलानिन पिगमेंट निकालते हैं। ये जो मेलानिन पिगमेंट होता है ये स्किन के कलर को देने में हेल्प करता है, फिर कुटेनियस पिगमेंटेशन करने में हेल्प करता है। स्किन वगैरह, हेयर वगैरह को डार्कन कलर देने का बेसिकली ये काम करता है। फिर अपने पास जाते हैं पार्ट्स नर्वोसा या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको हम कहते हैं। अब ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है ये दो हार्मोन्स रिलीज करती है, वासोप्रेसिन वासोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। वासोप्रेसिन जो होता है वो एडीएच होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी है, एंटी यानी कि तो ये एक तरीके से अगेंस्ट काम कर रहा है यार। एंटी है, डायूरेसिस, डायूरेसिस यानी कि वाटर लॉस को ये प्रिवेंट करवाता है। कैसे प्रिवेंट करवाता है? रीअब्जॉर्प्शन जो होता है फिल्ट्रेट का उसको ये बढ़वा देता है ट्यूब्यूलर पार्ट्स या फिर डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में। ये जो होता है ये रीअब्जॉर्प्शन बढ़वा देता है वाटर का, जिससे डायूरेसिस प्रिवेंट हो जाता है और बीपी जो होता है वो बढ़ जाता है। फिर हमारा आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है ये स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अब ये स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है तो इसमें आप सिर्फ फीमेल फीमेल का याद रखना फंक्शन। इसमें ये क्या कराता है? ये सिक्रीशन कराता है ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। फॉर्मेशन किया था प्रोलैक्टिन ने, सिक्रीशन करवाएगा अपने पास ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है? जब हमारा जो बेबी होता है, जब उसका बर्थ होता है तो उसके टाइम पर कभी बेबी कभी तो बाद में बताती हूँ। ये बोलता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जब बेबी का बर्थ होता है तो जो यूटेराइन वॉल होती है उसको कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए ऑक्सीटोसिन डाला जाता है। या तो देखो, या तो वो तभी पर एक्ट कर जाता है, अगर नहीं करता तो ऐसे नेचुरली सिंथेटिक हम ऑक्सीटोसिन को डालते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्शन हो यूटेराइन वॉल का और जो बेबी हो वो बाहर आ जाए। तो इसको हम बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्शन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं ऑक्सीटोसिन को। फिर आता है हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच। एडीएच होता है अगर एंटीडायरेटिक हार्मोन, अगर इसका सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है तो आप देखो अगर सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा? डायबिटीज इंसिपिडस कॉज करेगा। यानी कि अगर हाइपोसिक्रीशन, सॉरी, अगर एडीएच का सिक्रीशन कम हुआ तो वाटर लॉस कम होगा, नहीं वाटर लॉस ज्यादा होगा तो डायूरेसिस बढ़ेगा। एडीएच कम, डायूरेसिस बढ़ेगा, डाइल्यूट यूरिन आएगी तो बार बार सुसु आएगी अपन को। मतलब एक बार गए फिर दूसरी बार और चले जाएंगे, 5 मिनट बाद फिर और चले जाएंगे, तो वो जो डिसीज कॉज कर देता है वो हो जाती है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। फिर हमारे पास आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जो 24 आवर्स की जो साइकिल होती है जिसको हम करकेडियम साइकिल या करकेडियम रिदम या बायोलॉजिकल साइकिल या बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, उसको मेंटेन करके रखता है। ये पीनियल ग्लैंड जो होता है ये डायनसेफलम के पीछे वाले साइड यानी कि एपिथैलेमस जो होता है ना वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। डायर्नल जो है ह्यूमंस जो होते हैं ना, ये डायर्नल हम पीनियल ग्लैंड्स की वजह से ही कह देते हैं। अब ये जो पीनियल ग्लैंड होता है ये सिक्रीट करता है मेलेटोनिन हार्मोन। ये जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है ये लाइट रेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ज्यादा लाइट रेज आती है तो मेलेटोनिन का सिक्रीशन कम कर देता है, कम लाइट रेज आती है तो मेलेटोनिन का सिक्रीशन ज्यादा कर देता है। जैसे कि
हमारी जो है मेलेनिन पिगमेंट जो था वो डार्कन करने का काम कर रहा था स्किन वगैरह को, और जो हमारा मेलेटोनिन पिगमेंट होता है वो इसका एंटागोनिस्टिक वर्क करता है, यानी कि ये जो होता है ये हमारी जो स्किन होती है उसको गोरा करने में हेल्प करता है, डार्कन नहीं करता, बस उसके अपोजिट वर्क करता है। ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, पिगमेंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं, एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं, मेलेटोनिन सिक्रीटिंग हार्मोन के, बीएमआर कंट्रोल करते हैं, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो होती है उसको रेगुलेट करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में भी काम आते हैं लड़ने के लिए। फिर हमारा आता है थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो सिंगल होता है नंबर में। अब जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके पास दो लोब्स होते हैं, ठीक है, उसके पास दो लोब्स पाए जाते हैं, और ये जो दो लोब्स पाए जाते हैं ना, ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया। ये जो दो लोब्स होते हैं ये एक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं जिसको हम कहते हैं इस्थेमस, जो कि एक थिन फ्लैप लाइक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि इस और इस लोब को दोनों को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो ट्रेकिया के आइदर साइड्स पर प्रेजेंट होता है। ये अपना ट्रेकिया है, ठीक है, इस ट्रेकिया के आइदर साइड यानी कि इस साइड और इस साइड, आपके लेफ्ट एंड राइट साइड मान लो, वहां पर अपने प्रेजेंट रहता है थायराइड ग्लैंड। अब ये जो थायराइड ग्लैंड होता है अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन लें तो हमें थायराइड ग्लैंड में जो होता है एक तो स्ट्रोमल टिश्यूज मिलते हैं एंड फॉलिकल्स मिलते हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए स्ट्रोमल टिश्यूज, तो ये जो अंदर का इंटरस्टिशियम जो है, और ये हमारे हो जाते हैं फॉलिकल्स। फॉलिकल्स के बाद कुछ पैरा फॉलिकुलर सेल्स भी पाए जाते हैं, देखो जैसे इस स्ट्रक्चर में। ये हमारा है एक थायराइड ग्लैंड जिसका हमने क्रॉस सेक्शन लिया है, इसमें हमको मिलेंगे फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, जो कि थायरॉक्सिन जो होगा उसको सिक्रीट करते हैं। फिर बाहर हमको ब्लड वेसल्स भी मिलेंगी, कुछ पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं जो कि थायरोकैल्सिटोनिन को सिक्रीट करते हैं, और स्ट्रोमा बाहर की ऐसी जो बाहर का जो स्पेस बचा हुआ होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। एंड ये जो फॉलिकल्स तो हो गए, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड के दो सिक्रीशन होता है, एक होता है थायरॉक्सिन और एक होता है थायरोकैल्सिटोनिन। अब ये जो थायरोकैल्सिटोनिन होता है, कैल्शियम आ रहा है इसमें, कैल्शियम से लेना, तो ये जो थायरोकैल्सिटोनिन होता है ये पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं थायराइड ग्लैंड के वो सिक्रीट करते हैं। ये हाइपोकैल्सिमिक हॉर्मोन्स होते हैं, हाइपो का मतलब होता है लो, यानी कि ये कैल्शियम की मात्रा को ब्लड में, खून में कम करने का काम करते हैं, कौन, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग कैल्शियम 2+ लेवल इन ब्लड। तीन तरीके से करता है। एक होता है, ये क्या करता है, ये जो कैल्शियम आयंस होते हैं इनको ब्लड से ले लेके बोन में डिपॉजिट करता जाता है। कैसे, जैसे कि डाइजेस्टिव फूड से कैल्शियम 2+ का अब्जॉर्प्शन को रुकवा देता है, जिससे अब कैल्शियम 2+ ब्लड में नहीं जा पाएगा, तो जो कैल्शियम 2+ वो वापस लेके जाएगा फिर वो बोन्स को दे देगा, तो ब्लड में लेवल फिर से कम हो जाएगा कैल्शियम का। दूसरा ये जो है ये रीअब्जॉर्प्शन कम करवा देगा कैल्शियम 2+ आयंस का, जिससे नेफ्रॉन में अपने पास कैल्शियम नहीं रहेगा, ब्लड में नहीं रहेगा एट द एंड, और फिर अपने पास बोन में ये चला जाएगा। अब आते हैं थायरॉक्सिन पे। जो जो थायरॉक्सिन होता है वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होता है। थायरॉक्सिन जो होता है ये फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं वो थायरॉक्सिन को रिलीज करते हैं। अब कैसे होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स फॉलिकुलर सेल्स पर एक्ट करता है। अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ये दो हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। एक होता है T3 और एक होता है T4। जो T3 होता है वो होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, और जो T4 होता है वो होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है। याद रखना, अच्छे से याद हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा फंक्शन, ऐसी चीजें नहीं है जो आपको ज्यादा एक्सप्लेन करी जाए, इसमें बस जो चीजें हैं वो आपको रिमेम्बर करने की चीजें। यू कैन स्कोर फुल इन दिस चैप्टर बिकॉज नीट में 3 to 4 सवाल इससे आ जाते हैं, तो आप आराम से मार्क्स बना सकते हो। 24 मार्क्स तो आपके इस चैप्टर से आराम से आ सकते हैं, ठीक है।
अब अपने पास आ जाता है 20% ऑफ टोटल, मतलब ये बहुत ही कम होता है, ये थोड़ा ज्यादा हमारा होता है। ये भी फॉलिकल्स रिलीज करते हैं, ये भी फॉलिकल्स रिलीज करते हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट, अगर इस टॉपिक से बोले क्वेश्चन जो होता है कि थायरॉक्सिन जो होता है कॉमनली हम किसको कहते हैं, तो थायरॉक्सिन कॉमनली हम T4 को कॉमनली थायरॉक्सिन कहते हैं, T3 को थायरॉक्सिन नहीं कहते, सिर्फ और सिर्फ T4 को थायरॉक्सिन कहते हैं। अब हमारे पास आता है फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या होता है, बीएमआर रेगुलेट करता है, बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल तीनों तरीके की ग्रोथ डेवलपमेंट को के ग्रोथ और डेवलपमेंट को, सॉरी, बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट को करता है, ये तीनों तरीके से करता है। लेकिन जो हमारा जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो सिर्फ फिजिकली रेगुलेट करता है बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट को, बट जो थायरॉक्सिन होता है वो तीनों तरीके से करता है। ये अगेन इरेथ्रोपोइसिस में इन्वॉल्व होता है, ये करता है ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करके रखता है, प्रोटीन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स इन सब का मेटाबॉलिज्म करवाता है, टुटवाता है, ठीक है। अब अगर थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कम होता है, यानी कि थायरॉक्सिन कम सिक्रीट होता है, तो हमारे जो थायराइड के जो सेल्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि वो बन जाए, थायरॉक्सिन बन जाए, तो वो क्या करते हैं, सेल्स जो होते हैं ना वो डिवाइड करते रहते हैं, उसी जगह वो डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, तो जो आपका जो गले वाला जो पोर्शन होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को करना है कि उसका जो सिक्रीशन है वो ज्यादा हो जाए, जिससे किसी चीज की कमी ना हो। अब वो अच्छा कर रहा है लेकिन वो अपने सेल्स को डिवाइड कर रहा है, उसे ये नहीं पता कि उसे आयोडीन चाहिए, आयोडीन की कमी होती है, इसके कारण से स्वेलिंग होती है नेक में, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड होता है फिर वो सेल्स को डिवाइड करना चालू कर देता है। अब जैसे जैसे सेल्स डिवाइड करते हैं तो बहुत सारा सेल्स का ऐसा गट्ठा बन जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारे गले में स्वेलिंग आती है, और उस डिसीज को हम सिंपल गोइटर डिसीज कहते हैं। फिर आ जाता है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म जो होता है ये प्रेग्नेंट लेडीज में देखने को मिलता है। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी में हाइपोसिक्रीशन होता है थायरॉक्सिन का, यानी कि थायरॉक्सिन का सिक्रीशन अगर कम होता है, तो हमारे जो फीटस जो कि क्या बोलते हैं, हाँ, जो मदर वूम जो होता है उसमें जो फीटस जो पल रहा होता है उसका जो आईक्यू लेवल होता है, जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसका जो आईक्यू लेवल होता है बहुत ही कम होता है, स्टंटेड ग्रोथ होती है, रुकी हुई ग्रोथ हो जाती है कभी कभी, या फिर अपन जो उसकी हाथ वगैरह या जो अदर पार्ट्स होते हैं वो अलग तरीके से ग्रो करने लगते हैं, और कभी कभी तो जैसे उनके जो सेक्सेस होते हैं वो भी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ थायरॉक्सिन के कमी के कारण, अगर ये प्रेग्नेंट लेडी में होता है तो। फिर आता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड जैसे कि अपने पास ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अदर साइड्स पे थायरॉइड था, फिर ट्रेकिया के पीछे आता है ईसोफेगस, तो ईसोफेगस से चार लोब्स हम कह सकते हैं, थायराइड में चार लोब्स होते हैं, बस वो ईसोफेगस में दिखते हैं। तो थायराइड में चार लोब्स होते हैं जिनको, सॉरी, हाँ, चार लोब्स होते हैं जिनको पैराथायरॉइड ग्लैंड कहते हैं। एक, दो, तीन, चार ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स लगे हुए होते हैं, बटरफ्लाई शेप ही देखने को मिलता है। अब ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होते हैं ये पीछे के साइड पर सिचुएटेड होते हैं थायरॉइड ग्लैंड के, ये सीक्रेट करते हैं पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं, यानी कि जो थायरोकैल्सिटोनिन था वो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को घटा रहा था, लेकिन जो हमारा पैराथॉर्मोन जो होता है, जो कि हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड रिलीज कर रहा है, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, इसलिए इसको हम हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन कहते हैं। ये क्या करता है, ये बोन से कैल्शियम को क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करने लगता है। अब धीरे धीरे करके जब ये बोन्स से, ये तो हम पढ़ते हैं
पिछले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे देखो लिखा नहीं यहाँ पे। अब मैं सुनो, यहाँ पर ये जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है, ये बोन से कैल्शियम लेवल को धीरे धीरे डिक्रीज करता जाता है। जब कैल्शियम लेवल जो होती है वो बोन में डिक्रीज होती जाती है, तो वो एक डिसीज कॉज करता है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें डीमिनरलाइजेशन होता है बोन्स का। बोन्स जो होते हैं वो धीरे 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 खत्म होते जाते हैं और इससे जो होता है फ्रैक्चर लीड कर सकता है। लेकिन अब इसके अगेंस्ट में भी एक इंसान होता है जिसको हम थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं, लेकिन अगर वो उसको अभी छोड़ के अगर हम उसके फंक्शन, सिर्फ इसके फंक्शंस की बात करें, तो वो ये लीड कर सकता है। दूसरा, डाइजेस्टिव फूड में कैल्शियम का जो सेल्यूलर अपटेक है उसको बढ़ा देता है, जिसमें ब्लड में ही तो जाएगा ना, डाइजेस्टिव फूड ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड से वो पूरी बॉडी पार्ट्स पे जाएगा, तो यहाँ पर ब्लड में फिर से कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा। रीनल ट्यूब्यूल्स में जो रीअब्जॉर्प्शन है कैल्शियम 2+ का, उसको बढ़ा देगा। फिर जो पैराथॉर्मोन एंड जो कैल्सिटोनिन होता है, थायरोकैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन, ये दोनों कैल्शियम 2+ आयंस का रेगुलेशन कराते हैं ब्लड में। एक घटाता है, एक बढ़ाता है, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। फिर अपने पास जाता है थाइमस ग्लैंड। जो थाइमस ग्लैंड होता है वो एक बाइलोब्ड ग्लैंड होता है जो कि बिटवीन द लंग्स के बीच में, जैसे कि हमारा एक लंग है और ये एक लंग है, इन दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है। दो लंग्स के बीच की जो कैविटी होती है उसको हम कहते हैं मीडियस्टेनम। तो मीडियस्टेनम में सिचुएटेड होता है थाइमस ग्लैंड। हार्ट के सामने होता है और स्टर्नम के पीछे होता है। स्टर्नम जो कि एक फ्लैट बोन है ना हमारे सामने, उसको हम कहते हैं स्टर्नम, और स्टर्नम के पीछे यहाँ पे रहता है। ये सिक्रीट करता है थाइमोसिन। जो थाइमोसिन होता है ये टी लिम्फोसाइट्स को डिफरेंशिएट करता है 4 सेल में, TH, TK, TS, TM। टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी अपने पास हो जाएगा, ये याद नहीं आता मुझे, टी मेमोरी सेल्स, और टी एक और सेल्स होते हैं, इससे कभी नहीं आता मुझे याद। ये क्या करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बूस्ट करवाते हैं। ये बी लिम्फोसाइट्स पे जाके एक्ट करते हैं, कौन, थाइमोसिन्स, और ये क्या करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। फिर ये एंटीबॉडीज बनवाते हैं और फिर ब्लड में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अब बचता है अपना एड्रीनल ग्लैंड, और अपने पास बचता है पनक्रियाज और गोनाड्स बचेंगे शायद। हाँ, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल दैट बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना और कमेंट जरूर करना। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2। वेट फॉर द पार्ट 2 जिसमें हम पूरा चैप्टर जो है वो खत्म कर देंगे विथ NCERT रीडिंग। हम थर्ड लेक्चर में लेंगे। बाय बाय।